अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम ईएनटी का जो दूसरा सेक्शन है जिसका नाम है नोज एंड पेरोनेजल साइनसेस। तो उसका जो है हम एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है नेजल एलर्जी एंड दी वेसोमोटर राइनाइटिस। ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का नेजल एलर्जी। नेजल एलर्जी बेसिकली है क्या चीज़। तो इट इज़ द जस्ट एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ टिश्यू टू सबस्टेंस। अगर कोई भी ऐसा सबस्टेंस मतलब कि कोई एलर्जन हो या फिर कोई भी ऐसा सबस्टेंसेस हो जो एटमॉस्फेयर में हो, ठीक है, एक्सोजीनियस हो या फिर एंडोजीनियस हो। तो कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो कि हमारी बॉडी के हिसाब से जो है वो एलर्जिक हो, ठीक है, कि हमें जो है वो अगर वो इनहेल्ड हो रहा है तो फिर हमें जो है वो हमारे टिश्यू जो है उसके हिसाब से जो है वो एबनॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कंडीशन जो है वो हर किसी में नहीं होती, मगर मोस्टली जो है वो पेशेंट जो है उनमें होती है कंडीशन। अच्छा। तो ये कंडीशन कैसे मीडिएटेड होती है। ये कंडीशन मीडिएट होती है बाय दी आईजीई एंटीबॉडी, और ये हाइपर सेंसिटिव वन रिएक्शन है। ठीक है। तो इटियोलॉजी इसकी क्या है, एलर्जेंस है, एक्सो और एंडोजीनस एलर्जेंस। ठीक है। अब एक्सोजीनस और एंडोजीनस एलर्जेंस तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। एंडोजीनस एलर्जन जो है ना वो एलर्जेंस हैं जो कि बॉडी से ही आते हैं। ठीक है। वो हम इनहेल नहीं करते। ठीक है। जैसे कि टिश्यू प्रोटीन्स वगैरह हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है एक्सोजीनस सब्सटेंस जैसे कि इनहेलेंट्स होते हैं, डस्ट, पॉलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं, और फेदर्स, स्पोर्स वगैरह होते हैं, और इंजेस्टेंट्स में जैसे जैसे कि एग्स, फिश वगैरह, मीट वगैरह होते हैं, तो जिनसे जो है इंसानों को जो है वो पर्टिकुलर जो है कुछ इंसानों को जो है वो एलर्जी होती है, तो उनकी वजह से जो है वो ये सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। तो इसकी मैं पैथोजेनेसिस की बात करना चाहूँगा यहाँ पे। पैथोजेनेसिस की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे एक एलर्जन मैंने बनाया हुआ है। ठीक है। तो एलर्जन यहाँ पे अगर कोई भी पेशेंट जिससे मतलब किसी भी चीज़ को जो है वो किसी भी चीज़ से जो है वो एलर्जी है, अब वो एलर्जन जो है वो इनहेल कर रहा है। ठीक है। ठीक है। बाय मिस्टेकन वो एलर्जन जो है वो इनहेल कर रहा है। उसके बाद क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो आईजीई एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू करेंगी। ठीक है। आईजी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू करेंगी। वो जब प्रोड्यूस होंगी तो उसके बाद जब वो प्री फॉर्म जो मास्ट सेल्स होते हैं उनके साथ वो उनकी सरफेस के साथ जो है वो फिक्स हो जाएंगी। ठीक है। ये आईजी एंटीबॉडी और मास्ट सेल आपस में जो है वो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है मास्ट सेल और आईजी एंटीबॉडी। ठीक है। तो ये एलर्जन फिर क्या होगा कि ये एलर्जन आएगा और यहाँ पे आके जो है वो आईजी एंटीबॉडी के साथ जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है। ये पूरी अटैचमेंट होगी। अटैचमेंट होने के बाद क्या होगा कि ये मास्ट सेल्स की जो है वो डीग्रेनुलेशन हो जाएगी। ठीक है। मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन होगी तो ये यहाँ पे जो है वो केमिकल मीडिएटर्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे, मगर केमिकल मीडिएटर्स दो तरीकों के होते हैं, एक तो प्रीफॉर्म्ड होते हैं और दूसरे जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होते हैं। ठीक है। प्रीफॉर्म जो मीडिएटर्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। प्रीफॉर्म्ड है अपने हिस्टामीन है, इजोनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर्स ऑफ एनाफाइलैक्सिस है, और न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर है, हेपरिन है। ठीक है। ये प्रीफॉर्म्ड है। और न्यूली सिंथेसाइज जो है वो ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। उसके अलावा जो है वो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, थ्रोम्बोएक्सिन 2 होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होते हैं। तो ये सारे जो है वो न्यूली सिंथेसाइज जो है वो केमिकल मीडिएटर्स हैं। केमिकल मीडिएटर्स का जो अब जब ये रिलीज होंगे तो ये जो है वो पर्टिकुलर जो है वो इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो ये उनके इफेक्ट क्या होंगे, वेजोडाइलेशन करवाएंगे एक तो, दूसरा जो है वो एडिमा करवाएंगे, उसके अलावा नेजल सीक्रेशन को जो है वो इंक्रीज कर देंगे ज़्यादा, और इसके अलावा जो है इजोनोफिल्स की इन्फिल्ट्रेशन भी करवाएंगे उस जगह पे। ठीक है। तो ये सारा जो है इसकी पैथोजेनेसिस है। आई होप कि आप लोगों को जो है वो इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि पहले जो है वो एलर्जन इनहेल्ड हो रहा है, फिर उसके बाद आईजी एंटीबॉडीज बन रही हैं, आईजी एंटीबॉडी मास्ट सेल्स के साथ जो है वो अटैच हो रही हैं, फिर एलर्जन जो है क्या कर रहा है कि ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ जो है वो अटैचमेंट अपनी जाहिर कर रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर मास्ट सेल्स की डीग्रेनुलेशन हो रही है। मास्ट सेल जब डीग्रेनुलेट हो जाएंगे तो फिर केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे। केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होने के बाद क्या होगा कि ये सारे जो है इफेक्ट्स होंगे, वेजोडाइलेशन होगी, इसके अलावा जो है एडिमा होगा, नेजल सीक्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, और इसके अलावा एजिनोफिल्स की जो है वो इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि पैथोजेनेसिस आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं जो है वो क्लिनिकल फीचर्स की यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। क्लिनिकल फीचर्स में वाटरी मतलब राइनोरिया होता है। वाटरी राइनोरिया किस वजह से होता है।
वाटरी राइनोडिया जो है वो नेजल केविटी में इस वजह से होता है क्योंकि सीरोम्यूसिनस जो ग्लैंड्स होते हैं ना, सीरोम्यूसिनस ग्लैंड्स, उनकी जो है वो एक्टिविटी और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वाटरी राइनोडिया जो है वो सिम्टम प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और म्यूकोसा यहाँ पे पेल, स्वॉलन और ब्लूइश होती है। वो किस वजह से होती है? म्यूकोसा पेल, ब्लूइन और स्वॉलन होती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ पे ओवर दी इंफीरियर टर्बिनेट जो है ना वो हाइपरट्रोफिड हो जाता है। ठीक है। हाइपरट्रोफिड होगा। इसके अलावा ब्लूइश जो है वो म्यूकोसा इस वजह से होगी क्योंकि वीनस स्टेसिस हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो है क्या क्या इसके अलावा स्नीजिंग होगी, ये आपका रिफ्लेक्स फेनोमेना होगा। जब भी ये रिफ्लेक्स फेनोमेना तब होगा जब आपकी नेजल मिकोसा इरिटेट होगी, तो इसमें नेजल एलर्जी में तो वैसे ही जो है वो नेजल मिकोसा इरिटेट ही हो रही है। ठीक है। हाइपोस्मिया और एनोस्मिया होगी, मतलब कि अगर ये कंडीशन नेजल एलर्जी, अगर ये कंडीशन बायलेटरल केसेस में जा रही है तो उसमें क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है इसकी वजह से, क्योंकि डिस्चार्ज वगैरह भी हो सकता है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ठीक है। उसके अलावा जो है क्या कह सकते हैं कि हाइपोस्मिया और एनोस्मिया हो जाएगी, वो मतलब कि लॉस ऑफ स्मेल और टोटल लॉस ऑफ स्मेल और पार्शियल लॉस ऑफ स्मेल। ठीक है। तो इसके अलावा जो है अपना पॉलिफॉर्म क्यों होगा? क्योंकि म्यूकोसा यहाँ पे स्वॉलन है, एडिमेटस म्यूकोसा है यहाँ पे। ठीक है। एडिमेटस म्यूकोसा क्या हो जाएगी, वो ग्रो करेगी ना, तो फिर वो पॉलीपोडल मासेज में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है वो इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स के अलावा जो है और क्या चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, ट्रीटमेंट में हमें बस ये 3 चीज़ें ही करनी पड़ेंगी कि उस एलर्जेंस को हम अवॉइड कर लें। ठीक है। उसके अलावा मास्ट सेल स्टेबलाइजर जो है वो एक सोडियम पता नहीं कोई ऐसा ड्रग था जिसका नाम था, हाँ, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ठीक है। तो ये ड्रग है इसका। इसके बाद जो है एंटी हिस्टामिन जो है वो ड्रग्स हम देते हैं, और हम जो है इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई इमेजिंग स्टडीज़ वगैरह भी हम करते हैं, नेजल स्मेयर हम करते हैं, और इसके अलावा टोटल डिफरेंशियल काउंट भी हम देखते हैं। तो ये सारी जो है इन्वेस्टिगेशन हम रूल आउट करते हैं ताकि हमें जो है वो ये कंडीशन पता लग सके। ठीक है। तो ताकि हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस को भी जो है हम रूल आउट कर सकें। ठीक है। तो यहाँ तक इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।